दोस्तों, जब कभी भी इंसान किसी क्राइम को या फिर किसी भी गलत कार्य को करने के लिए निकलता है तो उससे पहले लाजिम सी बात है कि वो एक बड़ी प्लानिंग करता है और उस बड़ी प्लानिंग के तहत वो अपने कारनामे को अंजाम भी देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो चाहे कितनी समझ दिखा ले, चाहे कितनी ही तैयारी कर ले, आखिरकार उसका भेद खुलेगा। और आज की कहानी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक 65 साल के शख्स का बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल किया जाता है। कत्ल करने वाला जो व्यक्ति था, ये पुलिस के ऊपर लगातार दबाव डाल रहा था कि जल्दी से जल्दी इस केस का खुलासा किया जाए। जो कातिल था, पुलिस से बार बार यही कह रहा था कि तुम कातिलों के साथ मिले हुए हो और तुम इस केस के अंदर कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो। एक दिन गुजर चुका था, 2 दिन गुजर चुके थे, 5 दिन का लंबा अंतराल गुजर चुका था और पुलिस के सामने ये जो कातिल था खुद सबसे बड़ा रोना, खुद सबसे बड़ा विलाप कर रहा था। लेकिन पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इस केस का खुलासा कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में कातिल एक ऐसा छोटा सा क्लू देता है जिसकी वजह से ये जो पूरा केस होता है पानी की तरह साफ हो जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इसमें धोखा, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नातों का कुछ इस तरीके से कत्ल किया गया है जिसे सुनने के बाद में इंसान की रूह तक कांप जाए। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप लोग देख रहे हैं ट्रू क्राइम सफ़र और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और आज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से। और इसी हरियाणा के अंदर एक ज़िला लगता है यमुनानगर। ये जो यमुनानगर ज़िला है, इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, रादौर थाना। और इसी रादौर थाने के क्षेत्र के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में परिवार के मुखिया ओम प्रकाश, उनकी पत्नी और इनके बच्चे रहा करते हैं। ओम प्रकाश का जो परिवार है ये काफ़ी ज़्यादा सुखी परिवार है। परिवार में सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलती है। बड़े वाले बेटे की भी बहुत समय पहले ही शादी हो चुकी है, उसके भी जवान बच्चे हैं। और जो छोटा वाला बेटा है जिसका नाम प्रदीप लाल है, इसकी भी शादी हो चुकी है। और इसकी पत्नी ललिता, उम्र लगभग 33 वर्ष के आसपास है और इनके टोटल 2 बच्चे थे। ये परिवार बहुत ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन इसी बीच में, यानी कि मैं 12 सितंबर साल 2025 की बात कर रहा हूँ, 12 सितंबर साल 2025 से तकरीबन 20 दिन पहले इस परिवार में जो ओम प्रकाश के बड़े वाले बेटे होते हैं, उनका एक 20 साल का लड़का जो कि यमुना नहर के अंदर एक तरीके से डूबता हुआ पाया जाता है। अब उसके बाद में लोग पहुँचते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को, जब उस लड़के को निकाला जाता है, जब तक उस लड़के की मौत हो चुकी थी। हालांकि परिवार वाले इसमें हत्या का शक जताते हैं। बाकी तमाम तरीके से, तमाम पहलुओं से जांच होती है तो पता यही चलता है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, यानी ओम प्रकाश के जो पोता था उसने आत्महत्या की थी। लिहाजा उसके बाद में फिर क्या था कि पुलिस जो है वो मामले को क्लोज करती है। हत्या का केस नहीं बल्कि एक आत्महत्या का केस ही कहलाता है। और उसके बाद में चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाती हैं। जो ओम प्रकाश थे ये एक तरीके से बकरी पालन किया करते थे और कुछ जानवर भी इन्होंने पाल रखे थे पालतू, जिसमें दूध और ये सारी चीज़ें बेचा करते थे। इनके घर से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर इनका बाड़ा था जिसमें ये सब कुछ पालन पोषण किया करते थे, जिसमें भेड़, बकरी, भैंस, गाय सब थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा, 20 दिन का लगभग समय गुजरा और उसके बाद में तारीख आई 12 सितंबर साल 2025। इसी 12 सितंबर साल 2025 से एक दिन पहले, यानी 11 सितंबर साल 2025, जो ओम प्रकाश होते हैं वो अपने घर ये कहकर जाते हैं कि आज रात वो बाड़े पे ही सो जाएंगे और सुबह को लौट के आएंगे। अब उसके बाद में ओम प्रकाश जो थे अपने बाड़े पे सो जाते हैं। जो नौकर था, नौकर को कह देते हैं कि तुम आज घर चले जाओ। और उसके बाद में जो 12 तारीख का दिन आता है, सुबह के तकरीबन 6 से 7 बजे के आसपास जो ओम प्रकाश का नौकर होता है ये उस बाड़े पर पहुँचता है। जैसे ही ओम प्रकाश का नौकर उस बाड़े पर पहुंचता है, खोलकर जैसे बाड़े के अंदर घुसता है, सामने का दृश्य देखकर इसकी तो रूह कांप जाती है। दरअसल जो ओम प्रकाश थे, इनका उन्हीं की जो खाट थी, जो चारपाई थी, उसी चारपाई के नीचे खून से लहूलुहान शव पड़ा हुआ है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने गर्दन और पेट पर किसी तेज धारदार हथियार से एक नहीं बल्कि सैकड़ों वार किए हैं। लिहाजा फिर क्या था, जो नौकर था सीधा सीधा ओम प्रकाश के घर पे कॉल करता है। घर पे कॉल करने के बाद में सारी सूचना देता है कि इस तरीके से मैं सुबह आया तो ओम प्रकाश का शव मैंने देखा। अब जो घर वाले होते हैं बेचारे एकदम से दौड़े दौड़े भागे भागे उस बाड़े पर पहुंचते हैं जहां पर ओम प्रकाश का शव पड़ा हुआ था। लिहाजा वहीं से जो रादौर थाना है, रादौर थाने में फ़ोन कर देता है कि इस तरीके से हत्या हो गई है। पुलिस पहुंचती है, लोग पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, इस परिवार के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था
क्योंकि इससे 20 दिन पहले उनके घर के एक जवान बेटे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। और अब ऐसे में ओम प्रकाश, जिनकी उम्र 65 वर्ष के आसपास है, उनकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी। तो लोग ये सोच समझ नहीं पा रहे थे कि दोनों ही मौतों का जो कनेक्शन है क्या आपस में जुड़ा हुआ है। क्या किसी ने उस बेटे की भी हत्या की थी, उस पोते की भी हत्या की थी, जो हम लोग आत्महत्या का केस समझ रहे हैं। क्योंकि ओम प्रकाश का शव देखने के बाद में ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि उनकी तो बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या की गई है। लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं ओम प्रकाश का बेटा प्रदीप लाल और उनके बड़े भाई, ये लोग वहाँ पर इतना ज़्यादा विरोध जताते हैं कि ये लोग डेड बॉडी को उठाने नहीं देते हैं, बल्कि पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी कातिलों को पकड़ो। लिहाजा जो पुलिस होती है लोगों को समझाती है, उसके बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, इधर पुलिस ने इस केस के अंदर अपनी छानबीन शुरू की। सबसे पहले जो नौकर था उसने सुबह सुबह क्या देखा, इस बारे में नौकर से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाती है। नौकर भी वही बातें बताता है जो उसने देखा, जो उसने परिवार को बताया कि सुबह सुबह मैं आया और मैंने देखा कि जो ओम प्रकाश है ये अपनी ही चारपाई यानी अपनी ही खटिया के नीचे मृत पड़े हुए हैं। जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और देखने से ही ऐसा लग रहा है कि किसी तेज़ धारदार हथियार से हमला किया गया है। उसके बाद में तुरंत मैंने परिवार को सूचना दी, परिवार के लोग आए, उसके बाद में आपको फ़ोन किया गया। नौकर से यही सारी बातें पुलिस को बताई। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ता रहता है। घर परिवार वाले पुलिस से यही कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी कातिल को जोड़ो। पुलिस यहाँ पर परिवार वालों से पूछताछ करती है, कहती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या। तो जो परिवार में प्रदीप लाल की पत्नी होती है ललिता, जिनकी उम्र लगभग 33 वर्ष के आसपास होती है, वो बहुत ज़्यादा रोते हुए कहती है कि साहब, अब से 20 दिन पहले हमारे भतीजे की भी इसी तरीके से रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। हालांकि उस समय हमें ये लगा कि जो हमारा भतीजा है उसने आत्महत्या कर ली होगी और पुलिस को भी ये लगा, लेकिन अब हमारे ससुर की इस तरीके से हत्या करना, ये मामला हमें काफ़ी ज़्यादा गंभीर लग रहा है। और कोई तो है जो हमारे परिवार का दुश्मन बना हुआ है। पहले हमारे भतीजे की हत्या हुई और अब हमारे यहाँ पर ओम प्रकाश की हत्या हो गई, जो ससुर हैं। लिहाजा जो बहू थी ललिता, ये 5 लोगों के ऊपर शक जताती है। 5 लोगों के नामजद रिपोर्ट लिखाई जाती है। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे इन्हीं 5 लोगों के इर्द गिर्द अपनी छानबीन को घुमाते हैं। लगातार विरोध जारी था, बात मीडिया तक पहुंच जाती है। मीडिया कर्मी भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बार बार पुलिस से यही सवाल कि तुम इस मामले में अभी तक क्या कर रहे हो। जो डेड बॉडी होती है पोस्टमार्टम होकर वो डेड बॉडी भी आ जाती है। डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 1 दिन गुजर जाता है, पुलिस के हाथ कुछ नहीं है, पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं। दोस्तों 4 दिन का लंबा समय गुजर चुका था और पुलिस के हाथ अभी खाली थे और पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि कातिल को आखिरकार कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि पुलिस को ना तो कत्ल का मोटिव मिल रहा था और जिन लोगों के ऊपर शक जताया गया था उनसे हर आधार पर पूछताछ कर ली तो वो लोग भी कसूरवार दिख नहीं रहे थे। लिहाजा जिस इलाके में ये बाड़ा था उस इलाके में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। नौकर से भी पूछताछ कर ली, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर ली, गांव के लोगों से भी पूछताछ कर ली कि ओम प्रकाश की किसी के साथ में कोई नज़दीकी या फिर कोई ऐसा दुश्मनी वाला एंगल या फिर हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ हो। तमाम एंगल्स पर पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन दोस्तों जितने भी एंगल्स पर पुलिस खंगाल रही है, पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। जो प्रकाश के बेटे प्रदीप लाल होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है जिसकी उम्र 33 वर्ष के आसपास मैंने आप लोगों को बताई, ये पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर डाल रही है और ये पुलिस से कह रही है कि साहब आप जितनी जल्दी हो सके कातिल को पकड़ लीजिए। हमें तो शक है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कातिलों के साथ ही मिल गए, क्योंकि जो कातिल हैं ये अभी तक खुले घूम रहे हैं और आप लोगों ने किसी भी कातिल को अभी तक पकड़ा नहीं है। ये महिला बार बार पुलिस वालों से ये भी कहती है कि देखो मैं मीडिया में जाऊंगी और मीडिया में भी इस तरीके की बात करूंगी। अब पुलिस वालों के ऊपर लगातार प्रेशर है। एक तरीके से अगर कोई केस खुल ना पाए तो एक तरीके से इसमें पुलिस की भी किरकिरी है। लिहाजा पुलिस वाले अब फैसला करते हैं कि यहाँ पर बाहरी तौर पे तो हमें कोई सबूत मिल नहीं रहा है, लिहाजा बेहतर यही होगा कि इस केस की छानबीन हम लोग इंटरनली करें। अब जब पुलिस इस पूरे मामले में इंटरनली छानबीन शुरू करती है तो सबसे पहले इसके घर वालों की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। जब घर वालों की बारी बारी से कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो इसमें एक नंबर ललिता का भी होता है। और जब ललिता के नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो यहाँ पर पुलिस को एक बहुत ही बड़ी लीड मिलती है। दरअसल ललिता की पिछले कुछ समय से एक नंबर पर लगातार बात हो रही है। अब इस नंबर के बारे में पता किया गया तो पता ये चलता है कि ये नंबर तो करतार सिंह का है। अब करतार सिंह का ये नंबर है तो पुलिस वाले जो थे घर वालों से पता करते हैं कि भाई ये करतार सिंह कौन है। अब घर वाले कहते हैं कि हम तो करतार सिंह को नहीं जानते। लिहाजा पुलिस वालों का भी जो शक था अब सीधा सीधा इसी ललिता के ऊपर जाता है, जो ओम प्रकाश के बेटे की पत्नी थी यानी प्रदीप लाल की। अब जैसे ही ललिता के ऊपर शक जाता है तो पुलिस वाले शक के आधार पर ललिता को गिरफ्तार करते हैं और इसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेके आते हैं।
लेकिन इस बार पुलिस वाले पूरी तरीके से पुख्ता हो चुके थे। पुलिस वालों के पास में कॉल डिटेल्स थी, पुलिस वालों के पास में सारा डाटा था। अब पुलिस वाले ललिता से जब पूछताछ करते हैं तो ललिता शुरुआत में पुलिस वालों को इधर उधर की बातें बताती है। वो कहती है कि आप सही कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप मुझ पर दबाव बना रहे हैं ताकि मैं पुलिस से कोई सवाल ना कर सकूं। यानी एक तरीके से इतना इमोशनल ब्लैकमेल पुलिस को कर सकती थी, उतना इमोशनल ब्लैकमेल ये पुलिस को कर रही थी। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले समझ चुके थे कि ललिता के जो बयान हैं ये भ्रामक हैं और ये पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा अब क्या था, पुलिस वाले जो थे वो ललिता के ऊपर सख्ती दिखाते हैं और जब इसकी मेहमान नवाजी करते हैं तो जो ललिता होती है ये पुलिस के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद में जो पुलिस वाले होते हैं, जो घर वाले होते हैं, जो बस्ती वाले होते हैं, सबकी रूह कांप जाती है। दरअसल ललिता बताती है कि अब से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, मेरी मुलाकात करतार सिंह से होती है। जब मुलाकात होती है तो करतार सिंह भी मुझे पहली नज़र में अच्छा लग जाता है, करतार सिंह को भी मैं अच्छी लग जाती हूँ। उसके बाद में हमारे बीच में दोस्ती होती है और जब हमारे बीच में दोस्ती होती है तो जितने भी रिश्ते होते हैं, जितने भी नाते होते हैं, जितने भी बंधन होते हैं, वो सारे ही बंधन ये लोग तार तार कर देते हैं। ललिता और करतार दोनों एक दूसरे के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में बंध जाते हैं और अक्सर ललिता जो थी वो करतार से मिलने के लिए जाती, लगातार शारीरिक संबंध बनते। लेकिन दोस्तों जैसा कि हर कहानी के अंदर होता है, इस कहानी के अंदर भी होता है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएँ। वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि बिल्ली आंख मूंद कर दूध पीती है। उसको लगता है कि उसने आंखें मूंद ली हैं तो पूरे जहाँ की आंखें मूंदी हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही ललिता और करतार भी समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके प्रेम प्रसंग के बारे में किसी को जानकारी नहीं चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारे में जो ललिता के ससुर थे ओम प्रकाश, जिनकी उम्र 65 वर्ष के आसपास थी, जिनकी हत्या हुई है, उनको इस बारे में सूचना मिल जाती है। और जब उनको इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी बहू से इस बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि देखो जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है और मैं इस बारे में घर के एक एक सदस्य को बताऊंगा। अब जैसे ही ये बातें ललिता सुनती है तो उसको तो बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। उसको लगता है कि समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी, 2 बच्चे भी हैं, परिवार तक बात पहुंचेगी तो मायके में भी बदनामी होगी, 4 लोग क्या बातें करेंगे। इसलिए तुरंत अपने प्रेमी करतार सिंह से मिलती है और उसके बाद में अपने ससुर की हत्या की प्लानिंग करती है। उसके बाद में 11 सितंबर साल 2025 को जब ये ओम प्रकाश अपने घर पर ये कहकर गए थे तो आज वो मैं अपनी बाड़े में ही सोऊंगा जहाँ पर उन्होंने अपने कुछ पालतू जानवर रखे हुए हैं। जैसे ही ये कहकर जाता है तो उसके बाद में जो ललिता थी करतार को खबर देती है कि आज वो बाड़े में ही सोए हैं। करतार सिंह पहुंचता है। पहुंचने के बाद में जो कुल्हाड़ी होती है उस कुल्हाड़ी से बड़ी ही बेरहमी के साथ में ओम प्रकाश के ऊपर वार करता है। एक नहीं बल्कि सैकड़ों वार करता है, जिसकी वजह से ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके बाद में जो करतार सिंह था ये वहाँ से 9-11 हो जाता है। बहरहाल दोस्तों ललिता जब पुलिस को ये पूरी कहानी सुनाती है तो ललिता की ही तहरीर पर करतार को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। करतार और ललिता को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जाता है और 12 दिन की रिमांड ली जाती है, क्योंकि दोस्तों अभी इस केस के अंदर पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है कि जो 20 दिन पहले भतीजे की लाश नहर के अंदर से मिली थी, कहीं ऐसा तो नहीं उस हत्या के पीछे भी ललिता का हाथ हो। तो सारे ही एंगल्स पुलिस अभी जोड़ने के काम कर रही है और जैसे भी अपडेट इस केस के अंदर होगी दोस्तों मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा केस था जिसने न जाने कितने ही रिश्ते तार तार कर दिए, लेकिन सबसे बड़ा अगर आप लोग देखेंगे जो हर्जाना भुगतना पड़ा वो ललिता के 2 बच्चों को भुगतना पड़ा, क्योंकि उसकी जो माँ है उनकी वो अब जेल के अंदर जा चुकी है और उन बच्चों से लोग बड़े होंगे तो क्या सवाल करेंगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ससुर की हत्या कर दी थी क्योंकि तुम्हारी माँ के किसी से प्रेम संबंध थे। ज़रूर दोस्तों मैं हर किसी से यही कहना चाहता हूँ कि जब इंसान इस तरीके के रिश्तों में पड़ता है तो कम से कम उसे परिवार के बारे में एक बार तो सोच लेना चाहिए। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें मेरा हरियाणा करके आइडिया लिखते हैं, भाई सही किया कि आपने सवाल जवाब जो थे उसका सिलसिला बंद कर दिया, क्योंकि मुझे सवाल आते नहीं थे तो मैं कमेंट्स भी नहीं कर पाता था। खैर आपका शुक्रिया। नरेश राजपूत सिरसा घोघरा से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब, शुक्रिया भाई। उसके बाद में एमडी सगीर हैं कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, नरगिस बानो जी कमेंट्स करती हैं, साहिल जी कमेंट्स करते हैं, इनका नाम शाहबुद्दीन है भाई, आपका शुक्रिया। मीना जी हैं लिखती हैं नमस्ते जी, तो मीना जी नमस्ते, शुक्रिया आपका। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, नमस्ते बोलती हैं, तो बहन नमस्ते, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मोहम्मद इमरान फतेहपुर यूपी से कहानी सुनते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुल्तियागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुल्तियागी शाना बुलंदशहर से, तो भैया नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एमडी सगीर हैं जो लाइक करते हैं। सो दोस्तों बस ये महज कुछ थोड़े से कमेंट्स से 10 से 12 आप लोगों के। बाकी दोस्तों कल के दिन मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।